बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 23 तारीख मेरा आज आपसे पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद याहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस होंगे, ये नाम आ गया है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रात में आ गई। मैंने आपको बताया था, तीन चीजें बताई थी। चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह साहब, एक। मैंने आपसे दूसरी चीज अर्ज की थी कि काजी फायज ईसा ना यहां ना आईनी बेंच या अदालत में, और आईनी अदालत भी नहीं। तो मेरी एक खबर इस लिहाज से गलत साबित हुई कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अच्छा, दूसरा मैंने जो आपसे दो चीजें कही थी वो दोनों होने जा रही हैं। मंसूर अली शाह साहब के मामले में क्या हुआ, जो मैंने आपको खबर दी थी, मैंने सोर्स से दोबारा चेक किया। सोर्स ने कहा तब तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो दुरुस्त थी। फिर उसके बाद ये जो मौलाना साहब के और इन लोगों के मामलात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक कमेटी बनने की बात हो रही थी। बाकी बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई कि याहिया आफरीदी साहब के नाम कुरान निकला, लेकिन मंसूर अली शाह साहब पहली चॉइस थे, क्योंकि मौलाना साहब की जमात ने भी उन्हीं के लिए इसरार किया था। बाद में क्या बदला ये आगे जाकर हमारे सामने आएगा। तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस होंगे याहिया आफरीदी साहब। सूरत हाल दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अब असल ताकतवर जज तो होंगे वो जज साहब जिन्हें प्रिजाइडिंग जज कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अगर याहिया आफरीदी साहब को यहां लाया गया है तो अमीनुद्दीन खान साहब क्या वो होंगे अगले सरबराह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के प्रिजाइडिंग जज? अगर वो होते हैं तो फिर तो आप देखिए कि हामिद खान साहब ने उनके लिए, हामिद खान साहब के अल्फाज है चमचा, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब वो नहीं होते और फर्ज कर लीजिए मंसूर अली शाह साहब होते हैं, और मंसूर अली शाह साहब बनते हैं जज, ज्यादा ताकतवर जज क्योंकि होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह, वहां जज बनते हैं। तो क्या ऐसा होगा, ये अब एक मफरूजा है। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने यहां मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका, असेंबली में तकारीर से बता दिया था, तो वो मंसूर अली शाह साहब को वहां भी नहीं आने देंगे। उन्हीं का रास्ता रोका गया तो ये नहीं होगा। तो फिर वहां मुमकिन तौर पर अमीनुद्दीन खान होंगे। अब ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि असल पावर्स वहां पर होंगे। अब एक और चीज ये कि याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। हामिद खान साहब के हवाले से खबरें ये चल रही हैं चैनल्स पर कि हामिद खान साहब ने कहा है कि हम याहिया आफरीदी साहब की इस तैनाती को कबूल नहीं करते। यह गलत खबर है, क्योंकि हामिद खान साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो जो ताकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये उनकी लगवाई हुई खबर है। हामिद खान साहब ने चैनल्स पे आकर बाजाब्ता तौर पर यह बात की है कि हम मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस मानेंगे, उनके अलावा कोई चीफ जस्टिस बनेगा तो हम नहीं मानेंगे, हम इस आईनी तरमीम को भी नहीं मानते। तो उन्होंने याहिया आफरीदी साहब के लिए इनकार नहीं किया, उन्होंने इसरार किया है मंसूर अली शाह साहब के लिए। एक ये बात याद रखिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, उससे वो नए चीफ जस्टिस को अभी से मुतनासिब बना रहे हैं। उनका यह कहना है कि याहिया आफरीदी साहब इनकार नहीं करेंगे, दावा कर रहे हैं वो। ये इस दावे का मतलब क्या है? क्या ख्वाजा आसिफ साहब की याहिया आफरीदी साहब से एक चीफ जस्टिस बनने वाली शख्सियत से बात हो गई है? क्या जज साहब से राब्ता है? बहुत ही खौफनाक है अगर जज साहब से राब्ता है तो ये सिचुएशन है। ख्वाजा आसिफ साहब ये इसरार कर रहे हैं कि वो इनकार नहीं करेंगे। और रियासत अली आजाद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह हैं, रियासत अली आजाद साहब ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, याहिया आफरीदी साहब इनकार कर सकते हैं, याहिया आफरीदी साहब इनकार कर सकते हैं। और इस हुकूमत के लिए, सेटअप के लिए जो रिस्पॉन्स होगा जज साहिबान का वो एस्टॉनिशिंग होगा, ये रियासत अली आजाद साहब कह रहे हैं। मैं अभी इन तमाम चीजों को आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं भी आपके सामने अपनी राय भी रखूंगा, लेकिन ये पहले रिपोर्टिंग में मुकम्मल कर दूं कि कौन क्या इस वक्त कह रहा है, अलाइनमेंट क्या है, कौन कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब एक और चीज दिलचस्प है जो मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस रखना चाहूंगा। याहिया आफरीदी साहब आज अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो चीफ जस्टिस रिटायर होगा या तो 65 साल का होकर या 3 बरस मुकम्मल करके। याहिया आफरीदी साहब की आज उम्र है 59 बरस, और 59 बरस प्लस, तो वो कुछ 62 बरस प्लस की उम्र में चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता
और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, मुनीब साहब चीफ जस्टिस बनते हैं जो पहले सिलसिला था, और याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनते हैं। तो याहिया आफरीदी साहब के पास इस अदालत में है तकरीबन 5.5 साल के आसपास, 6 साल के करीब, और अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो 3 साल। तो याहिया आफरीदी साहब के लिए दिलचस्प सिचुएशन है। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, 62 साल उनकी उम्र है, और वो 3 बरस अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो 3 बरस शायद मुकम्मल नहीं करेंगे, 65 के होकर वो इस ओहदे से रुखसत हो जाएंगे। मुनीब साहब आ जाएंगे। मुनीब साहब इस वक्त 62 साल के हैं। जब मुनीब साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके पास कुछ साल प्लस माइनस कुछ इस तरह का अरसा होगा। ये मुनीब साहब की सिचुएशन होगी। फिर जब याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके पास भी वो पूरा 3 साल वाला सिलसिला नहीं होगा। लेकिन अब ये नई सिचुएशन है। इस नई सिचुएशन में किसी भी जज साहब का हमारे सामने अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, और जज साहिबान इस तरह से आमतौर पर रिएक्शन दिया भी नहीं करते, गैर मामूली हालात में दे दिया करते हैं। अब ये गैर मामूली हालात ही हैं, लेकिन ये खबरें हमारे सामने आई हैं रात गए। अब जज साहिबान, उनके बारे में टेलीविजन चैनल्स पे लोग बता रहे थे कि जल्दी सो जाएंगे, सुबह अदालत जल्दी जाना होता है, फिर बताते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत आपको रिजल्ट और नतीजा और रिएक्शन नजर आ सकता है, तो देखेंगे कि क्या बनता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी राय क्या है। याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो हमारे दोस्त ने नौजवान सहाफी, जबरदस्त सहाफी अहमद वड़ाइच, ये हम न्यूज से वाबस्ता हैं, इन्होंने कुछ फैसले निकाले याहिया आफरीदी साहब के, और उन फैसलों को निकालकर हमारे सामने ट्विटर पे पोस्ट किया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी केस में याहिया आफरीदी साहब खुसूसी बेंच के सरबराह रहे, कुछ अरसे बाद अलग हो गए। सदारती रेफरेंस में काजी फाइज ईसा की जो दरखास्त थी उसको याहिया आफरीदी साहब ने मुस्तरद किया था। अब कुछ लोग इस तरफ खुश हो सकते हैं, कुछ लोग इस तरफ खुश हो सकते हैं। 25 मई लॉन्ग मार्च केस में इमरान खान को शो कॉज जारी किया जाए, इसकी याहिया आफरीदी साहब ने हिमायत की थी। फिर मैं आप सर्च करूं ना, कुछ लोग इस तरफ खुश हो सकते हैं, कुछ इस तरफ। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल दुरुस्त है, ये याहिया आफरीदी साहब ने कहा था, तो फिर कुछ लोग इस तरफ खुश हो सकते हैं। लेकिन 9 मई वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, यह भी याहिया आफरीदी साहब का फैसला था। 9 मई वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, ये फिर इस तरफ है। फिर उसके बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में दरखास्तें खारिज की थी याहिया आफरीदी साहब ने, लेकिन किस बुनियाद पर कि ये मामला हाई कोर्ट में है, हम अदालतों के कामों में इस तरह से मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। तो फिर दरमियान में ऐसे याहिया आफरीदी साहब ना इस तरफ ना उस तरफ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसे याहिया आफरीदी साहब ने दुरुस्त करार दिया था, बहाल रखा था, और 6 जजेस के केस से खुद को याहिया आफरीदी साहब ने अलग कर लिया था। अब अलग करने की वजूहात पता चलें तो चीजें ज्यादा सामने आई, लेकिन याहिया आफरीदी साहब का मामला दिलचस्प है। ये कुछ चीजें आपके सामने जरूर रखनी थी। मैंने याहिया आफरीदी साहब के केस से चीजें जितनी देखी, मुझे ये लगता है कि एक तो याहिया आफरीदी साहब जो हैं उनकी राय जरा मुख्तलिफ होती। अभी भी मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला आया था उसमें सबसे मुख्तलिफ राय थी। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल केस सबसे मुख्तलिफ राय थी याहिया आफरीदी साहब की। तो याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो एक आजाद मनुष्य जज हैं, यानी किसी एक जानिब झुकाव रखेंगे ये नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके पास तो कुछ खास इख्तियारात हैं ही नहीं। तो अब जब ये मखसूस नशिस्तों का बेंच बनेगा, मखसूस नशिस्तों का माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, तो फिर देखेंगे कि इसमें से क्या निकलता है। सूरत हाल वहां हमारे सामने बहुत दिलचस्प होगी। अब आ जाइए कासिम रोंजो साहब का मामला। कासिम रोंजो, उन्होंने, आपने देखा कि अख्तर मंगल साहब के साथ खड़े होकर कहा कि जोरावर लोग थे, मुझे ले गए थे, 5-6 दिन 6-7 दिन अपने पास रखा, मेरा 2 बार डायलिसिस भी करवाया, मुझे उन्होंने नमूनिया हो जाने पर, मलेरिया हो जाने पर एक बार हॉस्पिटल भी ले गए, मच्छर काट रहे थे वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कासिम रोंजो साहब अख्तर मंगल के साथ और उनके साथ खड़े हुए थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो गुफ्तगू कर गए, बाद में दोबारा आए, एक सोफे पर बैठे हुए, बल्कि बाकायदा गिरे हुए, बुजुर्ग आदमी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी ने डाल दिया होगा, लेकिन एक सोफे पे गिरे हुए, और उन्होंने कहा कि अख्तर मंगल ने मुझसे जबरदस्ती की है। वहां जो रिपोर्टर्स थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये बिल्कुल अपनी मर्जी से दिया गया बयान था। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे लिख कर दिया गया था जो बातें मैं कर रहा था।
तो कासिम रोंजो साहब की उस गुफ्तगू को दोबारा सुनिए, देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लिखी हुई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। कासिम रोंजो साहब पे बाद में दबाव डाला गया है, बाकायदा तौर पर बाद में दबाव डाला गया है। और अगर ये लिखी हुई गुफ्तगू कर रहे थे तो गुफ्तगू जब इन्होंने कर ली तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या आपसे आपके मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह ले ली गई? उन्होंने कहा जी वो तो 15-20 मिनट के अंदर ही ले ली थी। तो ये तो लिखा हुआ नहीं था, दीगर सवालों की जवाब दिए। तो कासिम रोंजो साहब जो हैं, जो बाद में कह रहे हैं कि मुझ पर अख्तर मेंगल ने और दीगर लोगों ने दबाव डाला था, झूठ कह रहे हैं, कतन झूठ कह रहे हैं। और रोंजो साहब ने इस्तीफा भी दे दिया अपनी नशिस्त से, यह भी आपने देख लिया, क्योंकि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। अब आप एक और चीज देखिए, रोंजो साहब जिस रोज वोट डालने के लिए लाए गए थे उस रोज की वीडियो देखिए, और बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई थी सहाफियों की, खासतौर पर एजाज सईद की लड़ाई हुई थी। लिफ्ट के अंदर भी जब इनको ले गए थे तो जो असेंबली का स्टाफ था वो क्या कर रहा था, वो गुंडागर्दी कर रहा था बाकायदा तौर पर। तो कासिम रोंजो साहब के साथ उस रोज जबरदस्ती हुई थी, और अख्तर मेंगल के साथ खड़े होकर जो उन्होंने आजाद बयान दिया था उसके बाद फिर जबरदस्ती हुई है। कासिम रोंजो साहब मेरी राय में बाद में झूठ बोल रहे हैं या मजबूरन बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। इसके बाद आज के दिन की बात, आज 2 बरस मुकम्मल हो गए शहीद अरशद शरीफ को हमसे रुखसत हुए। पाकिस्तान में अरशद शरीफ शहीद पर 2 दर्जन के करीब मुकदमात बना दिए गए, पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, दुबई गए वहां से भी निकलने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद अरशद शरीफ शहीद केन्या चले गए, वहां पर जान से चले गए। अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ ये पूरा पाकिस्तान जानता है। केन्या की अदालत ने बाद में फैसला दे दिया, उनकी बेगम ने, अहलिया ने, जवेरिया ने मुकदमा लड़ा था। केन्या की अदालत ने कहा कि नहीं, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, हमारी पुलिस ने मारा है बंदा। फिर जो अरशद शरीफ शहीद के साथ यहां हुआ, जो ज्यादती हुई, उसमें एक फैक्ट फाइंडिंग थी। उस फैक्ट फाइंडिंग ने हमारी एजेंसियों का किरदार बताया, बाकी सब बताया। अरशद शरीफ शहीद पर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था वो सारा किरदार उन्होंने खोल के रख दिया था, तो उसको दबा दिया गया। फिर उमर अता बंदयाल साहब की अदालत ने जुल्म किया, मुजरिमाना किरदार था, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ नहीं दिया। काजी फाइज ईसा का मुजरिमाना किरदार है, क्योंकि अभी वो हैं ओहदे पर, मुजरिमाना किरदार है काजी फाइज ईसा का, अरशद शरीफ शहीद को उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। मजीद हमारे यहाँ अक्सर बात होती है कि इस सिलसिले में बात क्यों नहीं की जाती, नाम क्यों नहीं लिखा जाता, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी की थी और मैं दोबारा आपके सामने 1-2 चीजें रख दूं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बन गए तो उसके बाद AFIC, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज थी। वहां आसिम मुनीर साहब मिलने गए, आर्मी चीफ साहब, और उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की वालदा से वादा किया कि इंसाफ दिलवाऊंगा मैं। अरशद शरीफ शहीद की बेटी भी थी वहां पर, कुछ नहीं हुआ इस पे। इसके बाद मजीद क्या हुआ देखिए आप। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने एक दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो गई थी, और उन्होंने ये नाम लिए थे कि मुझे अरशद शरीफ ने ये कहा कि अगर अरशद शरीफ को कुछ हुआ तो जनरल रिटायर्ड बाजवा, अब रिटायर्ड जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफीक मलिक, ब्रिगेडियर शफीक मलिक, रिटायर्ड में गलत किया गया, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान, कर्नल नौमान, ये जिम्मेदार होंगे। ये अरशद शरीफ शहीद की वालदा की दरखास्त थी। मैंने यूट्यूब पर एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, दरखास्त का अक्स इस वक्त भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताया था। मुझे इस पर एक फोन भी आया था कि ये आपने क्या ट्वीट कर दिया, तो मैंने कहा ये मैंने ट्वीट नहीं किया, मैंने ये खबर बताई। अरशद शरीफ शहीद की वालदा की दरखास्त पूरी मौजूद है। अरशद शरीफ के साथ एक बहुत बड़ा और बुरा काम किया था, उस वक्त DGSPR थे जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, और उसके साथ साथ TGSI थे जनरल नदीम अंजुम साहब, अब वो रिटायर हो गए। जनरल जो बाबर इफ्तिखार बाबर साहब, मैं गलत कुछ नाम ना ले रहा हूं, तो वो DGSPR थे। तो वो फिर उसके बाद कोर कमांडर कराची बन गए थे। आजकल वो कोर कमांडर कराची भी नहीं है गालिबन, लेकिन ओहदे पर हैं। इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन अरशद शरीफ शहीद की तदफीन थी, और मैंने उस रोज भी ट्विटर पे आके कहा था कि जनाब ऑफिशियल DGSPR, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करनी चाहिए थी। मीडिया के अक्सर चैनल्स आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब तक चिपके हुए हैं, और अरशद शरीफ शहीद के सफर आखिरत की कवरेज पीछे चली गई है। ये मैंने कहा था, बहुत बुरा किया गया था, ये नहीं करना चाहिए था। और उस रोज पूरी कौम, अरशद शरीफ शहीद का जनाजा जैसा हुआ, हमारे यहां कम ही मिसाल है ऐसे जनाजों की।
अब जनाजों की मिसाल को लेकर बैठे रहें और कहें कि क्या शानदार आदमी था, क्या शानदार जर्नलिस्ट था, क्या शानदार जनाजा था, शान शान जनाजा था, जैसा कि अरशद शरीफ की वालदा ने कहा था, या इससे आगे बढ़ें और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दें, उसकी वालदा को इंसाफ दें, उसके बच्चों को इंसाफ दें। अगर हम जिंदा कौम हैं तो यह हमें करना होगा, वगरना जो हम कर रहे हैं वो हमें जिंदा कौम तो साबित नहीं करता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।